सो 12th चैप्टर क्या है? ये दोनों चैप्टर ना तुम लोग के सोशियोलॉजी से बहुत रिलेट करते हैं। हाँ, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब के बारे में तुम लोग को पढ़ना है। बेसिकली जो पार्ट 1 है ना, उसमें तो ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल यही सब पढ़ना है। तो सोशियोलॉजी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो उसका भी 1-2 क्वेश्चन लिख सकते हो। टॉकिंग अबाउट दिस, तो इसमें एजुकेशन, हेल्थ और यही सबको पढ़ना है तुम लोग को। ओके, सोशल डोमेन, India's transformation is reflected in the social domain also. The government is actively trying to reduce the social disparity and to bring all classes in the society in the mainstream of economic development. In this regard, the Human Rights Protection Act 1993 is important. Underline it. Human Rights Protection Act 1993. Social domain. सोशल डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन मीन्स होता है एरिया ऑफ नॉलेज। एरिया ऑफ नॉलेज, सोशल एरिया ऑफ नॉलेज मतलब कि आपको सोसाइटी की कितनी नॉलेज है, अपनी सोसाइटी के बारे में, आपके राइट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस सब के बारे में आपको कितना मालूम है, अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। अब देखो, इंडियाज़ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रिफ्लेक्टेड टू सोशल डोमेन ऑल्सो। अब इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो सोसाइटी को तो लेके चलना ही है। सिर्फ पॉलिटिकल वे में तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, सोसाइटी भी डेवलप होनी चाहिए। द गवर्नमेंट इज एक्टिवली ट्राइंग टू रिड्यूस द सोशल डिस्पैरिटी एंड टू ब्रिंग ऑल क्लासेस इन द सोसाइटी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, इंडियन सोसाइटी जो थी वो किस पर डिवाइडेड थी? सब कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन था, है ना। डिस्क्रिमिनेशन होना, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये सब मेंशन करना, ये एकदम कॉमन सी बात थी, लोगों को इसी तरह जीने की आदत थी। बट जब इंडिया चेंज हुआ, रिफॉर्म हुआ, तो फिर इंडिया ने ये जो कास्ट सिस्टम वाला कंसेप्ट है इसको कम करने की कोशिश की, ख़त्म करने की बेसिकली। बट कोई चीज़ जो कई सदियों से चली आ रही थी उसको ख़त्म करना इतना आसान तो था नहीं। तो इट वॉज ए स्टेप की एक ट्राइंग थी, एक कोशिश थी कि जो कास्ट सिस्टम वाला कंसेप्ट है ये ख़त्म हो जाए, सब इक्वालिटी को फॉलो करें। तो ये चीज़ जो है सोशल डोमेन में आती है कि आप सोसाइटी को कितना समझ रहे हो। तो सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे। देन इन दिस रिगार्ड द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993। अब देखो, जो अपर क्लास होते हैं उनको तो सारे राइट्स होते हैं, सब मिलता है, जो भी उनको ज़रूरत होती है। टॉकिंग अबाउट लोअर क्लास, उनको वैसे तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, इवन उनके जो राइट्स होते हैं वो भी उनको नहीं दिए जाते हैं। जो अपर क्लास होते हैं उन लोगों का इतना ज़्यादा, इतनी पावर होती है, इतना सब कुछ होता है उनके पास, और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी पावर का यूज़ करते हैं। और जो लोअर क्लास हैं उनको वो राइट्स नहीं मिल पाते हैं जो उनको लेने चाहिए। बेसिकली जैसे अगर हम लोग बोल सकते हैं, अभी अगर इंडिया में जैसे देखो रिजर्वेशन होता है सीट्स में, एजुकेशन सीट्स में, अभी जैसे 100% सीट्स हैं, उसमें से समझ लो 30% जो है SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, ये सब के लिए होती है। अब ऐसा हो गया कि जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग ओपन कैटेगरी वाले होते हैं ना, तो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लोग को सीट्स मिलती हैं। अब समझ लो ओपन कैटेगरी का कोटा जो है 50% सीट जो है वो ओपन कैटेगरी को मिलने वाली थी, तो ओपन कैटेगरी की जो सीट्स है पूरी फिल हो गई है, पूरा 50% ख़त्म हो चुका है। अब कोई भी ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता है कॉलेज में। और जो बाकी की 50% सीट्स हैं वो किसकी हैं? SC ST, जो ट्राइबल एरियाज़ के बच्चे होते हैं, जो OBCs होते हैं, बैकवर्ड क्लास होते हैं, उन लोगों की सीट्स होती हैं। अब मान लो कि कोई ऐसा बच्चा है OBC क्लास का, या समझ लो SC ST का, जिसके पास जो है सर्टिफिकेट नहीं है अपना, ये शो करने के लिए कि वो SC या ST से है। आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा ना कि आप कौन सी कास्ट से हो, कौन सी कैटेगरी के हो, तभी तो आपको सीट मिलेगी। अब वो अगर सर्टिफिकेट नहीं शो कर पाता है और उसकी जगह कोई ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट आकर जो है डोनेशन देकर फीस भर देते हैं और उनकी सीट्स ले लेते हैं। समझ में आया? तो ये क्या हुआ बेसिकली कि जो स्टूडेंट, जो SC या ST का स्टूडेंट था, उसकी सीट को एक ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट क्या कर लिया, ले गया। तो जो वो स्टूडेंट था उसका राइट था ना, वो सीट उसका राइट थी ना, उसको राइट था वो कि वो सीट को ले सकता था। बट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द डोनेशन और जो सर्टिफिकेट पेपर वर्क का जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से उसकी सीट चली गई, और वो क्या हो गया बेसिकली, कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, एक्सप्लॉइट हुआ वो स्टूडेंट। तो वो उसका जो राइट था उसको प्रोटेक्शन कौन देगा? अब वो सीट जो उसकी चली गई है, अब अभी अगर हम लोग के साथ ऐसा होता है तो वी हैव द ऑप्शन ना कि हम केस कर सकते हैं, कोर्ट में उसको जो है ले जा सकते हैं, फैसला करवा सकते हैं। बट दैट टाइम ये सब चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी। मतलब लोअर क्लास अगर अपने राइट्स को मांगते थे तो वो लोगों को एक क्रिमिनल समझा जाने लगता था कि हाउ डेयर दे आस्क अ क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन तक करने की आज़ादी नहीं थी। तो उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए
एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। और एक एक्ट बना था इंडिया में, कब? 1993 में। और क्या नाम था उस एक्ट का? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। मतलब कि जो बेसिकली एक नॉर्मल इंसान के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना हमारे, राइट टू स्पीच, राइट टू मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम एंड ऑल, ये सब राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए जो एक एक्ट बना था, वो कौन सा एक्ट था 1993 का? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट। ये इसकी एक्चुअल डेट है 12 अक्टूबर 1993। ओके, क्लियर? एनी डाउट? समझ में आया क्यों ये राइट्स बने और किस लिए था, किसका प्रोटेक्शन था, ये सब। देन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जैसे देखो, फाइनेंस का, अगर कोई इंडिया के फाइनेंस का समझ लो, कुछ जो है डेवलपमेंट करना है, कोई भी पॉलिसी लानी है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है पूरी, है ना, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होता है और एम्प्लॉयज़ होते हैं सारे। वैसे ही अब एक्ट बना है ह्यूमन राइट्स का, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी बनाई गई जिसमें जो है एक मिनिस्टर होगा, ह्यूमन राइट मिनिस्टर रहेगा, जो कि ये सब अफेयर्स देखेगा ह्यूमन राइट्स के। उसके वर्कर्स होंगे, तो वो सारे वर्कर्स जो होंगे ह्यूमन राइट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वो सब कौन सी कमेटी में काम करेंगे? नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी। अब ये नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी है, तो इसका मतलब क्या है? नेशनल है, मतलब कहाँ की है ये, कहाँ पे होगी? नेशनल है ना, मतलब इंडिया की होगी। इंडिया अगर बाहर की कहीं होती तो इंटरनेशनल होती। नेशनल है मतलब इंडियन है। अब इंडिया में अगर कोई, देखो कभी भी कोई नेशनल चीज़ की बात आती है ना, मान लो नेशनल, जैसे अभी ये तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है या नेशनल पार्लियामेंट है हमारी, कुछ भी अगर होता है तो हमारा कैपिटल क्या है इंडिया का? दिल्ली। तो जो नेशनल चीज़ें हैं इंडिया की, जिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कमिटीज़ जिसको नेशनल स्टेटस मिलता है, वो सब कहाँ होता है? उसका ऑफिस दिल्ली में होता है। आप लोग को राइट था कि ये अगर चाहें, नेशनल कमेटी के जो ह्यूमन राइट वाले जो लोग हैं, ये लोग जो है सिविलियंस बनकर, नॉर्मल इंसान जैसे बिना अपनी आइडेंटिटी शो किए ये जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई भी एरिया में इंडिया के, कि वहाँ पे लोगों को राइट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। फिर उसकी रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं, और अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को वहाँ पे राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो इन लोगों के पास राइट है कि वो उस पर एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। ये राइट किसको दिया गया था? नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी को। उसके अलावा ये राइट और किसी कमीशन को नहीं है, सिर्फ इसी कमीशन को ये राइट है कि वो सिविलियंस की तरह जाकर रिपोर्ट रेडी कर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो रिपोर्ट रेडी करना सबको आता है, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सबसे बड़ी बात होती है। वो राइट भी ह्यूमन कमेटी को दिया गया था। देन और हाँ, जो राइट ये, अब देखो अगर आप लोगों को पहले से बता दिया जाता है कि कभी भी जो है, जैसे स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग को पहले से इन्फॉर्म कर देगा साल के स्टार्टिंग में कि एकदम रेडी रहना, आप लोग को कभी भी जो है ट्रस्टी विजिट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा मतलब डल रहना है, एकदम रोज़ एकदम अच्छे से डिसिप्लिन रहना है। तो आप लोग स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर रहोगे ना मेंटली कि हाँ कभी भी जो है ट्रस्टी विजिट कर सकते हैं, हम लोग को एकदम अच्छे से तैयार रहना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। वैसे ही जो राइट्स जब नेशनल ह्यूमन कमेटी को दिया गया तो ये चीज़ ब्रॉडकास्ट की गई थी ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में न्यूज़ फैला दी गई थी कि इनके पास ये राइट है। तो इसके लिए कोई भी, अब देखो जब लोगों को पता चल गया कि ये कमेटी कभी भी कहीं भी कैसे भी आपको जो है कैच आउट कर सकती है, तो लोग, कोई भी अगर कोई ऐसा इंसान है जो ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो ये करने से पहले थोड़ा सोचेगा, कभी डर भी जाएगा कि अगर कोई आसपास मेरे ह्यूमन राइट कमीशन का कोई आदमी हुआ तो मैं तो फंस जाऊँगा। तो इससे क्या होगा, लोग जो है, ये जो क्राइम रेट होगा आपके ह्यूमन राइट्स को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो क्राइम रेट होगा वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ ब्रॉडकास्ट की गई थी न्यूज़पेपर्स के थ्रू, सोशल मीडिया कहीं तक थोड़ा चलने लगा था उस टाइम, जैसे टीवी वगैरह आ गया था तो उससे ब्रॉडकास्ट हो गई थी। और देखो यहाँ पर एक नाम है सुईमोटो कॉग्नाइसेंस। ये जो है नाम सुईमोटो कॉग्नाइसेंस जो होता है कि ये एक लैटिन टर्म है, लैटिन वर्ड है ये, और इसका मतलब ये होता है ना कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, मतलब अभी जैसे ह्यूमन राइट्स के जो सेफ्टी है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्नमेंट जो है अदा करने के लिए, लाइक
अभी ह्यूमन राइट्स को सेव करना है उनको, तो वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं उस पर। तो यही होता है सोई मोटो कॉग्नाइसेंस, मतलब कि गवर्नमेंट जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई भी स्टेप ले सकती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। अब देखो गवर्नमेंट एक साथ तो सारी मिनिस्ट्रीज़ को नहीं संभाल सकती, इसके लिए तो अलग अलग मिनिस्टर और मिनिस्ट्री बनती है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनती है, टेक्सटाइल बनती है, चाइल्ड डेवलपमेंट बनती है, अलग अलग सब बनते हैं। तो वैसे ही अब ये गवर्नमेंट के अंडर है ये कमेटी, तो मतलब गवर्नमेंट को राइट था कि एक कमेटी वो डेवलप कर सकती है किसी और अपने काम के लिए, मतलब बेसिकली इस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है। ये जो भी रिपोर्ट एनुअली, मंथली, वीकली जो भी रिपोर्ट ये रेडी करेंगे वो इनको गवर्नमेंट को दिखानी होगी कि इन लोगों ने कितना सर्वे किया, कैसे इन लोगों ने कैसे देखा कि मतलब ये लोगों में जो ह्यूमन राइट्स को लेकर जो है एक्सप्लॉयटेशन कम हुआ है, उसका रेशो क्या है, ये सब चीज़ जो है जो रिपोर्ट बनेगी इनकी। मान लो अगर एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं साल भर में कैसा क्या हुआ, तो वो रिपोर्ट जब बनेगी तो ये लोग रिपोर्ट अपने पास रखेंगे नहीं उसको फ्रेम करके लगाना है दीवार पर, नहीं, उन लोग जो है रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को देते हैं, शो ऑफ करते हैं कि उन लोगों ने कितना डेवलपमेंट किया है। क्योंकि अगर कमेटी सही से काम नहीं करेगी, टाइम पर रिपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगी, तो क्या होगा, कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी या फिर सारे मेंबर्स को निकाल दिया जाएगा, नए मेंबर्स आए जाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक्टिव रखने के लिए इन लोगों के पास एक मतलब बोलते हैं ना, गवर्नमेंट इनको बांध के रखती है कि आपकी जो भी रिपोर्ट है वो आपको बाद में शो करनी होगी। तो इसके लिए एक डर रहता है ना, तो सब काम करते हैं। हम लोग को भी तो डर रहता है ना, एग्ज़ाम देना रहेगा, वरना अगर सिर्फ पढ़ना होता तो खाली हम लोग पढ़ के हटा देते, कोई इतना सीरियस होता पढ़ाई को लेकर कभी नहीं। लेकिन डर होता है ना कि एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम का डर ही होता है ना जो आपको पढ़ने पर मजबूर कर देता है एकदम। सेम वही है कि इन लोगों को भी एक डर रहता है कि अगर हम लोग ने सही रिपोर्ट नहीं दी तो हम लोगों को हटा दिया जाएगा। बस उसी डर से जो है ये लोग पूरी रिपोर्ट्स रेडी करते हैं अच्छे से। ओके, देन अ कंप्लेंट कैन बी लॉन्च बाय अ सोशल एक्टिविस्ट और अ सोशल इंस्टीट्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम। अब देखो ये जो है एक और राइट यहाँ पे ये दिया गया है ह्यूमंस को कि अगर आपके फंडामेंटल राइट जो है वो एक्सप्लॉइट होते हैं, समझ लो एक इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, एक अकेली लड़की हूँ, मेरे फंडामेंटल राइट लाइक मुझे अगर कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना था, अगर मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सही नहीं करे, मुझे बोलना था, बट क्या हुआ, मुझे परमिशन नहीं मिली बोलने की, मतलब मुझे चुप करा दिया गया कुछ भी तरीके से। तो जो है मैं अकेले अब नहीं लड़ पा रही हूँ क्योंकि मेरे अगेंस्ट क्या है, एक बहुत पावरफुल गवर्नमेंट है, मैं उनसे अकेले नहीं लड़ पा रही हूँ। सो आई हैव द राइट कि मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसके अंडर काम करती हो या फिर यही ह्यूमन राइट्स को लेकर एक्टिव हो, तो ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से मैं हेल्प मांग सकती हूँ और उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये राइट होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए जो है गवर्नमेंट से फाइट कर सकते हैं। इन 2005 अंडरलाइन इट, in 2005 the Domestic Violence Act was passed. What do you mean by domestic violence? अब देखो इंडिपेंडेंस का टाइम था, अभी इंडियन सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं है, तो ये सब कॉमन था, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया किसको लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। देखो क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग और कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि लेडीज़ को कोई राइट्स, लेडीज़ को सारे राइट्स दे दिए जाते हैं, नहीं, वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ को राइट्स मतलब बहुत मिल जाते हैं, वहाँ की लेडीज़ बहुत आज़ाद रहती, नहीं, वहाँ पर भी ये सब प्रॉब्लम होती हैं। बट टॉकिंग अबाउट इंडिया कैसे थोड़ी सी ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है, तो इंडियन सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा उठ कर दिखती है ये सब मामलों में। तो अब जो है गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, कौन सा, डोमेस्टिक वायलेंस वाला। अब इसमें क्या हुआ देखो, This act was formed to provide protection to women from domestic violence. The most important provision in this act is the right of woman on the house where she has been residing, even if she doesn't own the house. ये एक्ट जो था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये बेसिकली वुमेन को प्रोटेक्शन दे रहा है कि आपको अगर आपके घर में हस्बैंड है या फादर है, जो भी है, अगर आपके ऊपर कोई मतलब वायलेंस करता है, जुल्म करता है, आपको मारता पीटता है, कोई भी चीज़ को लेकर आपको रोकता है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट। ओके, आप लॉ की हेल्प ले सकते हो और लॉ उसकी हेल्प करेगा, इवन अगर वो लड़की उस घर में मतलब उस घर की मालकिन नहीं भी है तब भी। लाइक बेसिकली क्या होता है, घर किसके नाम पर होता है, जो घर में आदमी होते हैं, अगर फादर है तो फादर, हस्बैंड है तो हस्बैंड के नाम पर होता है, लाइक दैट। उसके तो ये सब एक वो रहता है ना, बेसिकली वुमेन को हटाने का यही सब वो रहता है। वायलेंस किसी बेस पर करते हैं कि वो मेरे घर में रहती है, सो आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, है ना, वो मेरे घर में रह रही इसलिए मैं उसके साथ जो चाहूँ करूँ।
सो ये चीज़, ये राइट जो है हस्बैंड को नहीं दिया गया था, ना ही फादर को। तो गवर्नमेंट जो थी, कोर्ट अगर ऐसा कोई केस आता है, डायरेक्टली कोई वुमेन अगर ऐसा करती है, तो कोर्ट उसको पूरी तरह से हेल्प करेगी इस एक्ट के अंडर में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्लियर?